दिलों में विश्वास पैदा करता है, मन में कुछ आस पैदा करता है। इस परिचर्चा की तो कुछ बात ही अलग है। इस परिचर्चा की तो कुछ बात ही अलग है। यह कार्यक्रम तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। जी हाँ, यह कार्यक्रम ठीक इसी प्रकार का है। बहुतों को उम्मीद देता है, बहुतों में विश्वास पैदा करता है, बहुतों को प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, और अपनी तैयारी में एक फ्यूल की तरह काम करता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, विगत वर्ष भी यह कार्यक्रम प्रवेश परीक्षा परिचर्चा नाम से चलता रहा है, और इस वर्ष भी चल रहा है। और इस वर्ष दूसरा कार्यक्रम है। हम पिछले रविवार को भी एक कार्यक्रम किए थे, और इसी तरह से आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। मैं शुभम, छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय, एक बार पुनः सभी वक्ताओं, पुष्पा जी, श्वेता जी, भूराराम जी, राम गोविंद जी, और हेमंत भैया एवं उपस्थित सभी प्रतिभागियों, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं तो कुछ औपचारिकताएं होती हैं। सबसे पहले हम भारतीय परंपरा के अनुसार माँ विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को नमन करेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे। तत्पश्चात हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आप सभी ने दीप प्रज्वलन किया। अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक सम्मानित हेमंत भैया को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो इस कार्यक्रम को संबोधित करके आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दें। शुक्रिया भैया, शुभम। आप आमंत्रित। हाँ, शुक्रिया शुभम। जैसा कि आपने बताया है कि हम पिछले वर्ष से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं, और इस वर्ष भी हम एक कार्यक्रम संडे को कर चुके हैं, और ये हमारा उसी कड़ी में अगला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ जुड़े हैं जेएनयू के 4 विद्यार्थी जो अपनी तैयारी के अनुभवों को साझा करेंगे। आप उनसे मार्गदर्शन लेकर अपनी मेहनत को एक सही दिशा दे सकेंगे। आज के 4 वक्ता हैं पुष्पा, भूराराम, राम गोविंद और श्वेता कुमारी। ये चारों वक्ता संक्षेप में अपना परिचय देते हुए और अपनी तैयारी के अनुभवों को साझा करेंगे। ये आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना है, उन पुस्तकों को कैसे पढ़ना है, साथ ही कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है, कहाँ आपको बिल्कुल छोड़ देना है। इस तरह से आपके भी सवाल हो सकते हैं जो आप अभी तैयारी के दौरान आप फेस कर रहे हैं, तो आप इनसे सवाल करेंगे। शुभम, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी वक्ताओं को आप आमंत्रित करें। शुक्रिया। धन्यवाद हेमंत भैया। एक बार जैसे कि हेमंत भैया ने सभी वक्ताओं से आपका परिचय कराया है, एक बार मैं पुनः सभी वक्ताओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि हमारे साथ आज उपस्थित हैं पुष्पा, जो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से इन्होंने अपना स्नातक किया हुआ है, और वर्तमान में परा स्नातक प्रथम वर्ष भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। पुष्पा जी, आप आमंत्रित हैं, और आपसे अनुरोध होगा कि आप संक्षेप में अपना परिचय दें। अपने तैयारी के दौरान जो आपके अनुभव रहे, आपने तैयारी कहाँ से शुरू किया और कहाँ समाप्त हुई, और उस तैयारी के समय आपके मन में क्या चल रहा था, और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली
जेएनयू में प्रवेश लेने के लिए इन सब बातों पे फोकस करें। और क्या सुझाव अपने जो प्रतिभागी आपसे वो तैयारी कर रहे हैं उनको देना चाहेंगे, इन सब बातों पे आप जिक्र करते हुए आप संक्षेप में अपना परिचय दें। उस पर जी आप आमंत्रित हैं। हाँ, सबसे पहले मैं हेमंत सर और शुभम सर आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। जैसा कि मेरा परिचय आपने वैसे तो दे ही दिया है कि मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। इसकी आगे कि मुझे इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इस प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ कि जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में मेरा जेएनयू की तैयारी का कोई इरादा नहीं था। नॉर्मली मेरे को हिंदी में इंटरेस्ट था और मेरे को नेट की एक दो बुक्स मैम ने मुझे मेरे सिलेबस के दौरान ही बताई कि इससे हिंदी अच्छी हो सकती है, तो मैंने टेलीग्राम पे भी उससे रिलेटेड एक ग्रुप देखा, तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया। उसके बाद उसमें जैसे अंकेश भाटी जी और हेमंत जी जुड़े हुए थे, तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ जेएनयू की तैयारी भी करनी चाहिए। तो वहां से मुझे लगा कि हाँ जेएनयू एक सिरे संस्थान है और यहाँ से तैयारी करने का, यहाँ इस पेपर की तैयारी करने से नेट की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और यूपीएससी ऑप्शनल भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैंने मतलब ये टेलीग्राम, स्टार्टिंग में मुझे टेलीग्राम से इसका पता चला। और जैसे कि जहाँ तक मैं बुक की बात करूँ, बुक्स मैंने सबसे पहले प्रतियोगिता साहित्य की बुक से मैंने इसका शुरू किया था। वो मुझे मेरी मैम ने ही दी थी और उस बुक से मैंने शुरू किया था। उसके बाद जैसे जैसे ग्रुप में देखते गए, पांडे की बुक है, दृष्टि की बुक है या शुक्ल की बुक है, तो उसके हिसाब से फिर मैं वो बुक भी देखती चली गई। और जहाँ तक कि ये है कि और मतलब प्रश्न ये था कि ग्रेजुएशन में हमारे यहाँ पे क्या है कि हरियाणा में मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ वैसे, तो यहाँ पे जैसे जेएनयू को लेके एक बहुत ही नेगेटिव धारणा बनी हुई है। तो मेरे लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था कि हम, इवन मेरे प्रोफेसर जो थे उन्होंने भी कहा कि जेएनयू की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा कि वहाँ का माहौल कैसा है, अपनी रूरल बैकग्राउंड से मैच नहीं करता है ये सब। तो उसके बाद भी फिर मुझे लगा कि मुझे तो मतलब हिंदी अगर अच्छी करनी है क्योंकि वहाँ का पेपर हाई लेवल का आता है, या फिर ये सोच के कि हाँ पेपर तो दे ही देंगे, होगा जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि जैसे कि हेमंत सर की टेस्ट सीरीज थी, उसमें भी मेरे बहुत कम नंबर आते थे, तो उम्मीद तो बहुत कम थी, पर हाँ थी कि मतलब मैं पढ़ रही हूँ, अपना अच्छा दे रही हूँ, तो जो होगा वो देखा जाएगा। ये सोच के मतलब, और हेमंत सर को मैं बीच बीच में बोलती भी थी कि सर जैसे कि एग्जाम से 2 महीने पहले मैंने सर को कहा कि सर कौन सी बुक पढूं, तब सर ने ये बोला कि मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और शुक्ल वाली बुक का जब मैंने पूछा सर को कि ये शुक्ल वाली बुक कितनी करूं, तब सर ने कहा मैंने कुछ नहीं छोड़ा। तब मुझे थोड़ा सा वो हुआ, डर की भावना भी मन में आई कि तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो उससे भी मुझे ये लगा कि हाँ अब मुझे कुछ करना चाहिए, और के नंबर भी टेस्ट सीरीज में ज्यादा आ रहे हैं। तो उसके बाद में मुझे लगा कि हाँ पढ़ना चाहिए, जितना हो सकता है उतना पढ़ लेंगे। और फिर मैंने जैसे पांडे की बुक है और शुक्ल वाली बुक है, शुक्ल वाली बुक में क्या था, रीतिकाल वाला टॉपिक मैंने नहीं किया क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। आज तक मैंने मतलब जो रीतिकाल के अन्य कवि है वो मैंने नहीं किए, पर फिर भी ऐसा था कि और बुक मैं अच्छे से कर लूं, जैसे पांडे है, दृष्टि है, या फिर मैंने प्रतियोगिता साहित्य पहले पढ़ रखी थी तो वो बुक अच्छे कर लूं। और यूथ कंपटीशन की बुक जो थी वो मैंने ऐसे मतलब ठीक से कर ली। और जैसे कि और स्टेटमेंट के फिर मैंने देखा कि नामवर सिंह बोल रहे कि जेएनयू के प्रोफेसर है, तो इसको अब कैसे करूं। तो लगा कि इतना तो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम से 2 महीने पहले ही मैं थोड़ी ज्यादा सीरियस हुई थी और ग्रेजुएशन के पेपर भी थे। तो मैंने यूट्यूब से ही किया, जैसे नामवर सिंह है, हरि प्रसाद द्विवेदी है, इनके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कथन कर लिए, तो वहां से मैंने किए। और लास्ट में इवन 1 महीने पहले मैं हेमंत सर को बोल रही थी सर जेएनयू का सिलेबस क्या होता है तो सर ने मतलब मेनली तो मैंने सर को ये बोला सर पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकल गए या नहीं निकल गए, सर को इस चीज का कोई आइडिया नहीं था। सर ने कहा मुझे तो जेएनयू का पता है, हाँ उसके निकले हुए। तो मेरा इतना फोकस ये नहीं था कि मैं बहुत कम श्योर थी कि मेरा जेएनयू हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सर को बोला कि मुझे पीयू के और उनके बारे में जानकारी दीजिए। 1 महीने पहले मैं सिलेबस पूछ रही थी, तो डर तो था, पर ऐसा था कि मैं पांडे पढ़ रही थी, ऐसा नहीं तो पांडे मैंने 2-3 बार पढ़ ली थी। पर शुक्ल जैसे रीतिकाल में आए तो थोड़ा सा डर की भावना लग रही, मुझे लगता है औरों ने तो बहुत अच्छे से कर लिया होगा। पर फिर भी मैंने बाद में जब दृष्टि वाली बुक ली ना, तो उससे मैंने अच्छे से कर लिया। मैंने सोचा इससे अच्छा से करूंगी, वो चाहे हो या ना हो। फिर ये सोच के, और फिर टेस्ट सीरीज में नंबर कभी कम आते कभी ज्यादा आते, तो मन में थोड़ा सा वो होता था कि हाँ पता नहीं क्या होगा क्या होगा। और एग्जाम देने के बाद में भी मन में ये था कि पता नहीं क्या होगा। हाँ ऐसा लग रहा था हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं थी।
तो ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल है। प्रेरणा यही है कि आप लगे रहिए, जितना हो सके मतलब आप कोशिश करते रहिए कि रिवीजन करते रहो। और हाँ, टेस्ट देते रहो, नंबर कम आएगा, थोड़ा बहुत डर आएगा, तभी तो आप आगे पढ़ोगे कि हाँ वो हमसे आगे है, वरना तो हम निठल्ले हो जाते हैं जैसे कि बोलते हैं। तो वो डर थोड़ा सा जरूरी भी है। तो आज भी मतलब डर की वजह से तो हम थोड़ा सा खुद को मोटिवेट, डर भी एक मोटिवेट का मुझे लगता है एक पार्ट है, तभी हम आगे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और बुक की जैसे मैंने स्टार्टिंग में बुक की बता दिया, पांडे और दृष्टि यूथ वाली, और प्रतियोगिता साहित्य, और बुक मैंने, हाँ ये बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यूट्यूब से कर लिए, इतना ही किया है। और हेमंत सर के क्या होते थे, जो टेस्ट सीरीज होते थे, जो जो गलत आते थे वो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती थी और एक नोटबुक में अलग से लिख लेती थी, और या फिर स्क्रीनशॉट की पीडीएफ बना लेती थी। और एग्जाम से एक दिन पहले जो जो गलत हुए वो मैंने मतलब जल्दी जल्दी से देख ली थी कि ये गलत हुए। क्योंकि ऐसा है कि आपको साथ वाले वो प्रश्न कर रहे हैं अच्छे से, आप अगर वो नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा आप लूज पॉइंट पे रहोगे। तो उसके लिए मैंने वो भी अच्छे से किए। और जैसे कि पहले ये था कि तर्क और अभिकथन वाले क्वेश्चन थे, तो वो मैंने, मुझे लगा कि पिछले पेपर में आ रहे हैं, तो हालांकि हमारे वाले पेपर में नहीं आए हैं, वो मैंने यूथ कंपटीशन और उस बुक से किया था। और इसके अलावा आगे के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, ये जो प्रश्न है, तो सुझाव यही है कि हेमंत सर जो टेस्ट सीरीज कराते हैं वो मतलब कोशिश करिए कि आप रेगुलर रूप से देते रहिएगा। और मतलब अगर आप नहीं भी दे पाते हैं तो उससे आपको अपना मतलब लेवल का पता चलता रहता है कि हाँ आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और इसके अलावा हाँ ये है कि जैसे मैंने एक स्ट्रेटेजी की बात करूं कि मैंने कैसे पढ़ा टॉपिक वाइज, तो ऐसे था कि जैसे आदिकाल का टॉपिक है, मैं पांडे वाली बुक से कर रही हूँ, फिर अगले दिन वो टॉपिक है वो मैं शुक्ल वाली बुक से करूंगी जितना हो सकता है, और वही टॉपिक फिर मैं दृष्टि से करूंगी, तो वो एक टॉपिक अच्छे से हो जाता है। उसके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, जो जो गलत आ रहे वो मतलब मैंने तो ऐसा किया था कि एक अलग से नोटबुक लगा रखी थी, जो जो मुश्किल थे वो लिख लिए, अगली सुबह पहले तो वो देखूंगी फिर अगली बुक में शुरू करूंगी कि हाँ। फिर इसी तरह आगे भक्ति काल का टॉपिक है। और जहां तक अगर कोई पूछे कि टाइम टेबल आप बनाते थे या नहीं बनाते थे, तो इसका ये था कि टाइम टेबल मैंने आज तक नहीं बनाया, और एक दो बार कोशिश की तो वो एक दिन ही नहीं चला है मेरा ढंग से, क्योंकि बीच में काम हो जाता है। तो टाइम टेबल मेरा टॉपिक के हिसाब से होता था कि 2 दिन में तेरे को आदिकाल करना है इस बुक से, तो वो अगर नहीं करते थे तो मन में डरता रहता था कि तूने तो कुछ किया ही नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने टॉपिक के हिसाब से किया, टाइम टेबल के हिसाब से नहीं किया था, अगर ये सवाल आता है आपका तो। और मतलब मुझे आप अगर टाइम टेबल बना सकते हो तो मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन मुझसे नहीं बना था। तो ये प्रश्न इतना ही है। और इसके अलावा जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देखती थी तो मुझे थोड़ा सा डर ज्यादा फील होता था, मेरा थोड़ा सा हिसाब उल्टा है कि हाँ देख ले, तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ कि इतना पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए, 2 दिन पढ़ लेते फिर सोचते कि वो कहाँ गया मोटिवेशनल वीडियो। या फिर ऐसा होता था कि हेमंत और सर इनको देखिए, हाँ तो इनको ऐसे लगता था कि ये तो महान व्यक्ति हैं और हम तो इतना नहीं कर पाएंगे। मुझे एक्चुअली अभी भी थोड़ा बहुत डर लगता है हेमंत सर से। जैसे अभी इनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ तो मुझे लगा कि हाँ ये तो मतलब, हाँ सर आपको ऐसे बहुत बहुत बधाई हो, हाँ आप हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक डर सा रहता है, पता नहीं क्यों रहता है। तो अगर किसी को ये होता है कि मन में डर है, तो वो मेरे मन में भी डर है, अगर डर के कारण से आप घबराना नहीं है, आप अपने अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना हो सके बुक रिवीजन करते रहिए, और जैसे कि टेस्ट सीरीज है वो देते रहिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो इतनी ही है। हाँ, धन्यवाद पुष्पा। जैसे कि आपने बताया कि आपका क्या अनुभव रहा, और हमें भी जान के बहुत खुशी हुई कि हमारा जो विगत कार्यक्रम था उसका आप हिस्सा थी। तो हमें कहीं ना कहीं एक हमें भी एनर्जी मिलती है कि हम और मेहनत करें। हम जो काम कर रहे हैं हमारा उसका सही परिणाम आ रहा है, जब परिणाम आता है तो खुशी दुगना हो जाती है और एक एनर्जी मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा। आगे हम आपको अभी जो हमारे प्रतिभागी हैं उनके प्रश्न उत्तर के लिए आमंत्रित करेंगे। आगे हम दूसरे वक्ता हैं, मैं उनको आमंत्रित कर लेते हैं। हमारे दूसरे वक्ता हैं भूरा राम जी। इन्होंने रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया हुआ है। भूरा राम जी, आप तहे दिल से आमंत्रित हैं, और आपके लिए भी वही प्रश्न होंगे जो मैंने पुष्पा जी से किया था। तो आप उन्हीं प्रश्नों के साथ आमंत्रित हैं। भूरा राम जी।
माइक चेक कर लीजिएगा, ओपन है। शायद कार्यक्रम में है नहीं क्या? जब तक वो जुड़ते हैं वो वेट वेट तो शायद वो प्रेजेंटर बन गए हैं, शायद लेफ्ट हुए थे, तो उनको मैं बताता हूँ। भूरेराम जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, आप आमंत्रित हैं। हेलो जी जी बोलिए। भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है हाँ, आपकी आपकी आवाज आ रही है। ओके, सबसे पहले वीडियो तो आप धन्यवाद आप सभी को। जी जी नमस्कार सभी को। मेरा नाम मैं मेरा परिचय से मतलब मेरा स्टार्ट करना चाहूँगा। मेरा नाम भूराराम है और मैं राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। मेरी जो 12th तक की जो शिक्षा थी मेरी मेरे गांव के विद्यालय से हुई है, और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से हुई है। और अभी मैं जेएनयू में एनरोल्ड हूँ। और जहाँ तक जेएनयू के प्रेरणा का सवाल है कि आप हमें मुझे इसके बारे में कैसे जानकारी मिली, तो ये है कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तब मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था कि जेएनयू में भी हम एनरोल्ड हो सकते हैं, क्योंकि मेरा बीए में नहीं हो पाया था जेएनयू में। तो फिर उन्होंने बताया कि एमए में हम हिस्सा ले सकते हैं, और उन्होंने मुझे सब्जेक्ट के बारे में बताया। तो मेरा पहला प्लान अदर सब्जेक्ट के बारे में था, क्योंकि हिंदी साहित्य मेरे ग्रेजुएशन का पार्ट नहीं था। तो मैंने सोचा कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मैं हिस्ट्री से करना चाहूँगा, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। उसको मेरी उतनी एबिलिटी के अनुसार नहीं लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने फरवरी के पिछले मंथ फरवरी में ही मैंने इसका सेंस किया और मैं हिंदी साहित्य की ओर अग्रसर हुआ। तो फिर मैंने सबसे पहले एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो हाँ, फिर मैंने उसके अनुसार कुछ बुक्स खरीदी। सबसे पहले जो मैंने मेरी बुक्स पढ़ी थी उसमें राजस्थान की गवर्नमेंट विद्यालयों में चलती है एक बुक है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास करके। उस बुक को मैंने पढ़ा, और उसके बाद मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी की जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है उस बुक को मैंने बार बार पढ़ा। और आचार्य शुक्ल की बुक को और पांडे जी की बुक को, इन तीन बुक्स को ही मैंने ज्यादातर प्रेफर किया था और इनका बार बार रिवीजन किया था। हम मतलब अगर बार बार रिवीजन कर रहे हैं और बुक जितना सीमित रखेंगे वो हमारे लिए मतलब फायदेमंद रहेगी। और मैंने जुलाई के शुरुआत में मैंने हेमंत भैया से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था। तभी मुझे किसी दोस्त से मतलब जानकारी मिली थी इसके बारे में, और इससे मुझे बहुत मतलब हेल्प मिली थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब मैं कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक जैसे कोई शाम को पूरे दिन में पढ़ा, तो अगर उसका शाम को जब हम टेस्ट देते हैं तब हमें पता चल जाता है कि उस सब्जेक्ट या टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए हैं उसको हम किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या हमारे वो कितने गलत हो रहे हैं और कहाँ पर हम उसमें पीछे रह रहे हैं। तो उस हिसाब से मतलब एक रिवीजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है टेस्ट सीरीज के जरिए। और जो मेरी बुक्स तो बस यही थी। उसके अलावा अगर मैंने नेट पे जेआरएफ के जो पेपर थे सारे वो 2012 से सारे सॉल्व किए थे, उनको देखा था। और जहाँ जहाँ पेपर के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे वहाँ उसके मैंने नोट्स बना लिए थे, ताकि पता चले कि कहाँ पर मेरी गलती हो रही है। जहाँ गलतियाँ हो रही है उसके बारे में बताया था। और टाइम टेबल का तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, जस्ट ऐसे ही देखता था कि आज की इस बुक को लेकर बैठता हूँ तो इस बुक के मैंने 40 पेज एक दिन में करने हैं और इसके अनुसार इस बुक को पूरा करना है। और मैंने जितना ज्यादा प्रेफर किया था वो पांडे जी की बुक को और विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक को पढ़ा था ज्यादा। आचार्य शुक्ल की किताब को मैंने जस्ट एक बार ही पूरा पढ़ा था, और कुछ टॉपिक जैसे कि भक्ति काल को दोबारा पढ़ा था। रीति काल के मैंने कुछ चुनिंदा जो कवि है जैसे बिहारी हो गए उनके बारे में आचार्य शुक्ल के कथन हो गए, देवभक्त के बारे में हो गए और घनानंद जी के बारे में हो गए, तो इनको मैंने दोबारा पढ़ा था। और इसके अलावा पूरा मैंने नहीं पढ़ पाया था। और आधुनिक काल के बारे में आचार्य शुक्ल के कुछ मत मैंने पढ़े थे इसी बुक से। और दृष्टि की जो जेआरएफ की बुक आती है उसको और मैंने पांडे जी की बुक को समानांतर रख कर पढ़ा था, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा गहराई में है तो उसको पूरा हम नहीं पढ़ सकते, और ज्यादा इतना पढ़ा हुआ हमारे मतलब का भी नहीं रह पाएगा। तो जो पांडे जी की बुक में है वही दृष्टि में थोड़ा उसमें गहराई के साथ दे रखा है, तो उसमें कुछ कुछ मैंने पॉइंट पढ़े थे। और जो काव्य शास्त्र का भाग है उसको जस्ट ऊपरी तौर पर ही पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि वो इतने ज्यादा उसको डीप से भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो फिर उसमें ज्यादा मैंने टाइम नहीं दिया था। और अगर सुझाव से अगर मैं बारे में कुछ कहूँ तो अगर जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हिंदी साहित्य से बैकग्राउंड नहीं था, तो उनको इस चीज में कोई घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी मेरे क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हिंदी साहित्य बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी वो आज एक किसी रूप में मेरे मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य में है, तो फिर उसमें घबराने वाली बात नहीं है। और अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे में आपका अच्छा बहुत ही अच्छा रिवीजन हो पाएगा। और मैंने भी 2 बार की थी भैया की टेस्ट सीरीज ज्वाइन,
तो फिर उस और इसके अलावा पिछली बार जब मैं जेएनयू के एग्जाम देने के लिए जयपुर की तरफ जा रहा था, मेरा सेंटर था, तो फिर मैंने ट्रेन में ये हेमंत भैया के जो मीटिंग का यूट्यूब पर वीडियो था उसको देखा था। तो उसमें किसी भैया ने एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दी थी। ये कहा था कि आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे होना चाहिए, जो और आपके अलावा क्या करें उन पर ज्यादा ध्यान मत देना। आप अपने आप को मतलब प्रतिदिन बेहतर बनाते जाना है, और ये देखना है कि आप कितनी सीट है इस पर ध्यान ज्यादा मत देना, क्योंकि आपको डिमोटिवेट करेगा। और आप ये देखना कि मुझे सिर्फ 40 में से एक सीट पर लगना है, उस सीट के लिए मुझे कम्पीट करना है। 40 सीट मेरे लिए नहीं है, मैं सिर्फ एक सीट के लिए कम्पीट कर रहा हूँ, और वो मुझे बहुत मतलब मोटिवेशनल लगा था। और बस यही है, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो। धन्यवाद भूराराम जी, आपने आपकी जर्नी कैसे रही, आपका अनुभव क्या रहा है, आपने हमारे साथ साझा किया। और साथ ही आपने ये भी जिक्र किया कि आप विगत वर्ष हमारे कार्यक्रम का हिस्सा भी रहे हैं, जिसने आपको मदद भी किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भूराराम जी। और अगले जो हमारे वक्ता हैं राम गोविंद जी हैं, जिन्होंने अपना स्नातक कानपुर विश्वविद्यालय से किया हुआ है और वर्तमान में भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र हैं। राम गोविंद जी, आप हृदय की अनंत गहराइयों से आमंत्रित हैं और आपसे भी मेरे वही प्रश्न होंगे जो हमारे दो वक्ताओं से। आप आमंत्रित हैं। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेषकर हेमंत भैया का। और मुझे जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम राम गोविंद, और मैं स्नातक जो किया था वो प्राइवेट से किया है, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है रेगुलर, और मुझे नॉलेज भी नहीं था इस बारे में। तो उस दौरान मैंने वहाँ, जैसे हमारे गांव के एक 10 तक स्कूल है, वहाँ मैंने इंग्लिश संस्कृत पढ़ाया था 2 साल। उससे काफी मुझे अनुभव हुआ, और वहीं मुझे लास्ट ईयर में पता चला ग्रेजुएशन की बेचू नाम की कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसी को द्वारा मुझे मालूम ही नहीं था। और मेरा मेन मकसद था कि शायरियों की मतलब वो शायरी कविता मैं करता हूँ, तो उसके लिए मंच नहीं बना था वहाँ, छोटे मोटे सम्मेलन करता था, तो इसलिए मेरा मेन मकसद था जेन इसी के लिए कि मतलब जेन में जा सकूं। और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये वाकई एक मुसीबत की तरह मिली मुझे, उसने मुझे जेन का रास्ता बताया ही नहीं, वहाँ तक पहुँचाया अभी। अगर शायद ये टेस्ट सीरीज ना मिलती तो जेन में सिर्फ ख्वाबों में देखता है। तो इसलिए आवाज आ रही मेरी भैया? जी आ रही, बोलिए आप। वीडियो शायद तो आपका नहीं शो हो रहा। और रही बात कि इसकी प्रेरणा मुझे मतलब करता हूँ शायरी की वजह से मैं जेएनयू में आया, मेन मकसद यही था। और रही बात तैयारी की कि मैं शुरुआत में कोचिंग से जुड़ा, उसी से पता चला कि मतलब ये टेस्ट सीरीज बोलना है। और जब मैंने टेस्ट सीरीज पहली बार ज्वाइन की तो मुझे सिर्फ मेरे 47 नंबर ही आए थे। मुझे बहुत नर्वस थे, मैं पढ़ता बहुत था फिर भी मतलब इतने कम। तो उससे ये पता चला कि अपनी हद कितनी है, मतलब कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो उसके बाद वाकई मतलब मैंने काफी मेहनत की और टेस्ट सीरीज रोज सॉल्व करता था। तो इस तरह मेरा धीरे धीरे हुआ। और रही बात, मेन प्रश्न ये होता है कि उस टाइम पंक्तियां और कथन ये मुख्य विषय रहते हैं, मतलब उस टाइम कैसे तैयारी करें। तो पंक्तियों की रही बात कि पंक्तियां जब मैं पढ़ता था तो मैं उसको फील करता था, जैसे मैं 20 साल अगर पढ़ा हूं, तो रसिक के तौर पर एक मतलब के तौर पर पढ़ता हूं, कि वो मुझे फील हो, तो वो मुझे। और भक्ति काल जब पढ़ता हूं तो एक भक्ति की मतलब भक्त की तरह उसमें मैं विभोर हो जाता हूं। और आज भी सारी पंक्ति अमर गीत की जो आज भी मुझे याद है, क्योंकि मैं उसको फील कर, कोई भी आप अगर फील करके पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद है। तो इसीलिए मतलब इस तरह अब बाकी मुझे प्रश्न के अनुसार उत्तर दे सकता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम गोविंद जी। अब हमारी अगले और अंतिम वक्ता हैं कुमारी श्वेता कोस्टा जी। इन्होंने अपना स्नातक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से किया हुआ है और वर्तमान में भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। और कुमारी श्वेता जी, आप आमंत्रित हैं। आप संक्षेप में अपना परिचय दें और अपने तैयारी के दौरान के जो अनुभव रहे, उस समय क्या परिस्थितियां रही, क्या कठिनाई आई, कैसे आपने इस यात्रा को चुनने का आपको प्रेरणा मिली, इन सब बातों का जिक्र कीजिए। और अपने जो प्रतिभागी हैं जो इसके लिए तैयारी करें, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगी, इन सब बातों पे आप बात करें। और श्वेता जी, आप आमंत्रित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी आ रही है।
तो जैसे कि मेरा नाम श्वेता है और मैं यूपी के राठ क्षेत्र से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन अमर सिंह राजपूत मेमोरियल महाविद्यालय से किया हुआ है और मैंने बीएससी की हुई है। और बीएससी के मैं पहले मतलब ईयर में ही मैं मतलब पहले ईयर करके मैं दिल्ली गई थी यूपीएससी की तैयारी के लिए। फिर वहाँ पे यूपीएससी में होता है कि हमको ऑप्शनल चूज़ करना होता है, तो ऑप्शनल के लिए हमने हिंदी मतलब रखा है। तो फिर हिंदी रखा था मतलब लेकिन बैकग्राउंड हिंदी का था नहीं। लेकिन फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि एक मतलब जेएनयू है, वहाँ से आप एमए करोगे तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और ये भी है कि आपको रहने का एक बहुत मतलब सही मिल जाएगा, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है और आप आराम से वहाँ पे रह सकते हो। कम से कम 2 साल आराम से रह सकते हो। फिर ऐसे फिर मैंने सोचा चलो हाँ देखते हैं कैसे क्या है ये जेएनयू। फिर उसके बारे में यूट्यूब पर सर्च किया कि क्या कि जेएनयू की मतलब कैसा क्या है। काफी वीडियो देखा तो फिर देखा कि सच में ये बहुत अच्छा है। फिर मतलब मेरे दोस्त ने मेरे किताबें दी है कि सबसे पहले मुझे विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब दी थी। तो मैंने जब विश्वनाथ त्रिपाठी की पहली बार किताब पढ़ी तो कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि हिंदी मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। वही 6, 7, 8, 9, 10 तक ऐसे ही जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं रट्टा मार वही सब किया है। फिर उसके बाद जब उसकी पढ़ी विश्वनाथ त्रिपाठी की तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने वीडियो देखे हैं काफी उसमें। फिर यूट्यूब पे वीडियो देखा तो आदिकाल उन्होंने बहुत अच्छे समझाया था। यूजीसी सीएससी करके है तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आया आदिकाल। फिर आदिकाल समझ में तो आ गया लेकिन फिर ऐसे भक्तिकाल रीतिकाल इन सब को लेकर के लगता था कि कैसे हो पाएगा। और फिर बस ऐसे ही था कि जब सबसे पहले विश्वनाथ त्रिपाठी पढ़ी थी तो कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन फिर एक बार पढ़ लिया था पूरा उसको। फिर उसके बाद सरस्वती पांडे खरीदी। सरस्वती पांडे खरीदी तो है लेकिन जब पढ़ने को बैठी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इतनी मोटी है वो भी फैक्ट इतनी सारी कैसे याद होंगे। लेकिन बस वही था कि और मैंने अधिकतर क्या किया कि कोर्स मतलब बहुत कम रखे हैं और मेरा मतलब यही मतलब सबको लेकर के यही है कि अगर आपको मतलब तैयारी ठीक से करनी है अच्छे से करनी है और आप कम समय में करनी है तो एक जो मतलब प्रॉपर होती है बुक होती है उसको आप मतलब बुक करिए पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल की बुक है। मैंने रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ी नहीं है, मैं खरीद कर लाई थी। बस एक बार ऐसे ही देखा वैसे और जब मैंने रीतिकाल देखा उसका तो वो मुझे बहुत बहुत बड़ा सा लगा तो फिर मैंने उस बुक को छुआ ही नहीं है। फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी की बुक मैंने पढ़ी, वो काफी अच्छी है। वो उसको मैंने 2-3 बार पढ़ा है, उससे काफी हिंट भी लिए। और फिर मैंने मेरा यही है कि एक एक मतलब ऐसी बेस की बुक होनी चाहिए जिसमें हम लोगों का आदिकाल भक्तिकाल यानी कि जो पूरा हिंदी साहित्य है उसका पूरा बेस अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर उसके बाद एक फैक्ट की बुक होनी चाहिए। जैसे कि सरस्वती पांडे इनफ है, हमें लगता है वो बहुत सही है किताब और उसको मतलब पढ़ना चाहिए। मैंने सिर्फ 2 मतलब हमारा ये रहता था कि एक फैक्ट की बुक होनी चाहिए, एक बेस की। तो उसके बाद अगर आप इन दोनों को बेस बनाओगे फिर उसके बाद अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना है क्योंकि अब जेएनयू मतलब फैक्ट तो पूछता है लेकिन उसका मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्ट में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उस वजह से हम हमारा क्या होता है कि ये थोड़ा सा हम लोग को मतलब नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। तो फिर इस वजह से एक मतलब बेस किताब होनी चाहिए क्योंकि ये होना चाहिए कि पेपर के टाइम पर अगर इससे क्वेश्चन आए तो इससे नहीं जाना चाहिए बाहर। और फिर उसके बाद तुम अगर नॉलेज को बढ़ाना है तो आप मतलब कहीं से भी पढ़ सकते हो। कोई मतलब मोबाइल में इतना सारा पढ़ने को होता ही है, कैसे भी आप पढ़ सकते हो। और हाँ एक चीज और, अगर अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप टेस्ट सीरीज लगाइए, आप जितनी हो सके आप लगाइए और क्वेश्चन जहां से मिले जहां से भी मतलब क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए। इससे ये होता है कि हमको ये पता चलता है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और जब ये पता चल जाएगा आते कैसे तो फिर उसके बाद उसका नोट्स बनाइए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आप क्योंकि जब ये नोट्स बन जाएगा वो आपके एग्जाम के लिए सिर्फ एक दिन में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मतलब नोट्स बनाइए, उसको ये ध्यान दीजिए नोट्स पर। और टाइम टेबल है तो मैं टाइम टेबल को कभी फॉलो कर नहीं पाई हूँ लेकिन ये रहता था कि टाइम टेबल मतलब समय खराब नहीं जाना है। जैसे कि मैं क्या करती थी कि जैसे कोई बुक उठाई है आदिकाल पढ़ने को बैठी, जितना पढ़ लिया जितना मन किया उतना पढ़ लिया। उसके बाद फिर मतलब हिंदी से कभी मैं मतलब छोड़ा नहीं है मैंने हिंदी को। जैसे कि आदिकाल पढ़ रही हूँ और मतलब थोड़ा बोरिंग फील हो रहा है तो मोबाइल में ही कुछ किसी की पंक्तियां सुन लेती थी। और पंक्तियां से जब मतलब थक गई बोर हो गई तो उसके बाद फिर मतलब कोई कॉन्सेप्ट की बुक उठा ली है वो पढ़ ली। मतलब पूरा दिन हिंदी 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 पढ़ती रहती थी और वैसे ये था। और मेरा
जेएनयू में मतलब ये दूसरी बार मतलब सिलेक्शन हुआ है। पहली बार से मेरा रह गया था 1 नंबर से, तो ये दूसरी बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। और जब मेरा पहली बार रह गया था तो फिर उस मतलब लगता था कि अब किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन होता है ना कि मतलब करना है, मतलब जेएनयू मतलब जाना है, वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो बस यही था कि फिर उसके बाद से दोबारा ट्राई किया तो फिर हो गया है। बस यही था, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैं बताऊँगी। हाँ, धन्यवाद श्वेता। आपने बताया कि किस तरह से आपके तैयारी के दौरान के अनुभव रहे। साथ ही मैं यह भी जानने का जिज्ञासु हूँ कि आपका ये जो तैयारी की समयावधि रही, कितने महीने आपने तैयारी किया इस एग्जाम क्लियर करने के लिए? एक तो आपने दूसरी बार दिया था, लेकिन जब सेकेंड बार आप क्या साल भर उसे एक जुनून के साथ पढ़ती रही, या बीच में आप ब्रेक कर लिया, फिर 2-3 महीने जब बचे तब आपने फिर से पूरे पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाई किया? जब मैंने पहली बार दिया था तब तो मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया था। दिसंबर में फिर मई में पेपर होता है इसका, मई में। तो फिर कोरोना की वजह से ये पेपर हुआ अक्टूबर में। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को हिंदी की कंटिन्यूटी रखी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था हिंदी का। मुझे हिंदी में कुछ भी नहीं आता था, एकदम शून्य थी मैं, कुछ नहीं आता था हिंदी में। तो फिर ऐसे में पढ़ती रही। उसके बाद जब पहले नंबर से रुक गया, फिर उसके बाद ये यूपीएससी तैयारी तो करती थी, लेकिन मैं यूपीएससी को लेकर के अच्छे से कंसंट्रेट नहीं हो पाई, क्योंकि ये था कि पहले जेएनयू निकलना चाहिए, फिर उसके बाद फिर मैं यूपीएससी पर ध्यान दूंगी। तो जब इतना समय हो गया, फिर जब दूसरी बार देने का समय आया तो मैं पढ़ती रही, लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई की बस। लेकिन छोड़ा नहीं, हिंदी को कैसे भी करके करती रही और साथ में अपना यूपीएससी का भी पढ़ती रही। फिर जब 1 महीने बचा जेएनयू के पेपर के, फिर मैंने सब कुछ छोड़ करके बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, तो फिर मतलब हो गया था। लेकिन छोड़ा नहीं है, हिंदी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। धन्यवाद श्वेता जी। अब हम जो हमारे प्रतिभागी हैं, सबके मन में बहुत से प्रश्न होंगे, क्योंकि तैयारी के दौरान जब आप भी करते रहे होंगे तो बहुत से प्रश्न आपके मन में आते रहे होंगे, बहुत से संदेह आते रहे होंगे। फिर आपने किसी सीनियर्स का, यूट्यूब का, या जहाँ से आपको सहायता मिलती रही होगी वहाँ सहायता लिया होगा। तो हमारे आज प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, तो आज कल आप पूछ रही थी, आज आप बताएंगी। तो मुझे लगता है जो हमारे साथ प्रतिभागी जुड़े हैं, कल आने वाले सालों में इनमें से भी कोई यहाँ पे हमारे स्टेज मंच पे होगा और वो अपने जूनियरों को गाइड करेगा। तो आज की व्यवस्था यह है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि जिसको भी प्रश्न पूछना है हमारे वक्ताओं से, वो है अपना हैंड रेज करे। आशुतोष जी टेक्निकल रूप से टेक्निकल में है, तो आपको अपने कैमरा या माइक ऑन करने की अनुमति देंगे। आप सबसे पहले अपना हैंड रेज करें, और हाँ, आप यदि किसी को कोई समस्या आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, वहां से हम आपका प्रश्न उठा लेंगे। तो आप लोग आमंत्रित हैं। और साथ ही यह भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि आपका प्रश्न किन वक्ता से है, आप किन से पूछना चाहते हैं। यदि आप नहीं पूछते तो हम किसी एक वक्ता को वो प्रश्न इनवाइट कर देंगे। तो आप प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित हैं। आशुतोष जी, आपका भी स्वागत है। आप आगे की जिम्मेदारी संभालें और सबको परमिशन दें, जैसे भी हैंड रेज होते रहे। जी भैया। तो अगले प्रतिभागी हैं आशुतोष कुमार आनंद। आशुतोष कुमार आनंद जी, आपका माइक ऑन कर दिया है, कृपया आप प्रश्न पूछिए। यह मेरा प्रश्न श्वेता जी से है। मेरा बैकग्राउंड हिंदी का नहीं रहा है। मैं डीयू के पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया, और अभी सेमेस्टर का एग्जाम भी और एंट्रेंस एग्जाम भी आ रहा है जेएनयू का। तो दोनों को एक साथ, एक तो बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, और दूसरा मेरा बैकग्राउंड भी नहीं रही है। मैं भी यूपीएससी का तैयारी करने के लिए आया हूँ दिल्ली में। तो मुझे ये रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है वो मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा है, और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और दृष्टि का। तो क्या ये दोनों बुक काफी है, या इसमें और मैं कुछ ऐड कर लूं? अभी मैं यही 2 पढ़ रहा हूँ। माइक ऑन कर दीजिएगा श्वेता। श्वेता दीदी का माइक ऑफ। सॉरी। हाँ, आपने कौन सी बताई है? कौन सी बताई, फिर से बताइए। आपने बुक्स 2 कौन सी बताई थी? एक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, और एक दृष्टि का।
अच्छा, तो दृष्टि की कौन सी है, जो फैक्ट वाली है या फिर जो कॉन्सेप्ट वाली है? दृष्टि की जो यूजीसी नेट की आती है वो अच्छा, पेपर जो 2। नेट जेरर वाली है। अच्छा, तो उसमें तो मतलब है थोड़ा बेस का, लेकिन कॉन्सेप्ट भी है उसमें। लेकिन अगर आप एक बुक्स पढ़ेंगे जिससे आपकी समझ बेहतर हो जाए, तो आप बुक्स, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल की बुक अच्छी है, लेकिन आपको जब बोरिंग लग रही है तो कोई वो नहीं है, आप नहीं मतलब जरूरी नहीं है आप, लेकिन विश्वनाथ त्रिपाठी की बहुत छोटी सी किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और जब इसको पढ़ेंगे आप, तो आपको मतलब हो सकता है कि नहीं समझ में आए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बहुत ज्यादा ही ठीक बुक है। ये विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास करके है। और जो सरस्वती पांडे है, और ये इस फैक्ट के लिए ये इनफ है। आपको ये इन दोनों बुक से ही मतलब आपको तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना जी, ये दो बुक हैं, इन दोनों में से कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर इससे क्वेश्चन आए तो बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा रिवीजन मतलब करिए आप, और ज्यादा बुक्स पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और एक चीज पर विशेष ध्यान देना, अपना मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब बनाने की बहुत अच्छी से कोशिश करना, कि आदिकाल में होता क्या है, और भक्ति काल कैसा है, रीति काल कैसा है, आधुनिक काल क्या कैसे है। आप अब जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपका मतलब बोरिंग हो गए, थक गए पढ़ते पढ़ते, आप मतलब कुछ भी करते समय, टहलते समय आप वीडियो देख सकते हैं। और कैसे भी इतने यूट्यूब पे वीडियो होती हैं, आदिकाल क्या है, कैसा है, और उसमें किस तरह के कवि आते हैं, कवि की प्रवृत्ति क्या होती है, इन सबको मतलब एक आप समझ बेहतर करेंगे तब आप वहां पे। क्योंकि क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन इतने ऐसे आते हैं कि जो आपको मतलब जो आपने पढ़े होते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट नहीं आते, आपको थोड़ा अपनी समझ के हिसाब से ही उसको सही करना होता है। तो आप बुक्स का भंडार बिल्कुल भी नहीं कीजिए। एक कॉन्सेप्ट की और एक फैक्ट की बुक, इन दोनों को रखिए। और जो आपने बताई है ये सही है, लेकिन आप एक बुक्स पढ़ लीजिए विश्वनाथ त्रिपाठी की या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगर आपको मतलब ठीक लगे तो रामचंद्र शुक्ल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई एक बुक्स पढ़ लीजिए जिससे आपका तैयार हो जाए बस। और ज्यादा बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना, मतलब जितना हो सके उतना मतलब क्वेश्चन कीजिए आप। टेस्ट सीरीज लगाइए, टेलीग्राम पे ग्रुप में क्वेश्चन बहुत होते हैं। जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व पर बहुत ध्यान, क्योंकि मैंने यही किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया, और क्वेश्चन में जो जो नए क्वेश्चन लगे हैं उसकी नोट्स बनाई मैंने। फिर पेपर के समय पे आप उस जो नोट्स है वो ज्यादा बड़ी तो होगी नहीं, फिर आप उसको आराम से कर सकते हो आप। और कथन को लेकर के ये होता है कि कथन तो रामचंद्र शुक्ल के अधिकतर आते हैं, लेकिन क्या है कि कथन को हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक नहीं होती है, उसके बारे में उनकी प्रवृत्ति को जानना बहुत जरूरी होता है। और जैसे कि रामचंद्र शुक्ल हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह है, बच्चन सिंह है, इनके कथन आप बहुत अच्छे से पढ़िए, उनके बारे में जानिए। वो जैसे रामविलास शर्मा है, ये उनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। और जैसे रामचंद्र शुक्ल है, उनका उनका जैसे विदेहवादी दृष्टिकोण है। आप मतलब इनको मतलब उनकी प्रवृत्ति को समझ करके, इनके बारे में पढ़ करके आप इनकी पंक्तियों को आराम से पहचान सकते हैं। लेकिन बस इसके लिए रिवीजन लगेगा आपको। जितना हो सके रिवीजन करिए, और क्वेश्चन सॉल्व विशेष विशेष करिए। और बस किताबों का भंडार बिल्कुल मतलब इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँ, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक दो बुक से ही मतलब पढ़ करके निकाला है। और और बैकग्राउंड होना या होना ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। अगर आपको मतलब ये हो जाए कि जेएनयू में पढ़ना है, तो फिर कोई फिर बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। अगले प्रतिभागी है निखिल यादव, निखिल द्विवेदी, सॉरी निखिल द्विवेदी जी, प्रश्न पूछिए। सर धन्यवाद सर। मेरा प्रश्न पुष्पा मैम से था कि जो मैम ने यूट्यूब की बात करी है, तो यूट्यूब से कैसे तैयारी करी जाए, मतलब कि क्या प्रामाणिक चैनल क्या है। और सबसे बड़ी बात सर, सभी से मेरा चारों जो वक्ता जन है और उनसे मेरा प्रश्न था कि अभी क्या हो रहा है कि जब 2019 से जब ऑब्जेक्टिव में शुरुआत हुई जेएनयू की पेपर का जो पैटर्न था उसका, तो जो पहले साल का जो था 2019 वाला, उस पर तथ्य बहुत ज्यादा थे उसमें। और उसके बाद से लगातार चाहे 2020 वाला हो चाहे 2021 वाला हो, ये मतलब कठिन होता चला जा रहा है उसमें, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब को ज्यादा पूछ रहा है। तो उसकी तैयारी अलग से कैसे की जाए।
जी सर, बस इतने प्रश्न। मैं बताना चाहूंगी, ये जो आप YouTube का बोल रहे हो, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं नामवर सिंह की, बच्चन सिंह की, रामविलास शर्मा की ये सभी बुक्स नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम भी थी पहले, कि मैं चाहती थी ग्रेजुएशन में भी अच्छा स्कोर हो, और साथ में मुझे ये भी करना था, क्योंकि ये कथन पूछे जा रहे हैं नामवर सिंह के, रामविलास शर्मा के, वो भी करने थे। तो मैंने रैंडम कोई भी यूट्यूब चैनल लिया, जैसे रामविलास शर्मा के इम्पोर्टेंट कथन, अब मैंने 3 चैनल से रामविलास शर्मा के इम्पोर्टेंट कथन देख लिए और मैंने नोट डाउन कर लिए। और इसी तरह मैंने बच्चन सिंह के है वो 2-3 चैनल से नोट डाउन कर लिए। कोई फिक्स चैनल नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ से करना है, पर करना था क्योंकि इनसे पूछते हैं पर्सन, तो आप मतलब इसीलिए मैंने अलग अलग चैनल से किया। 3-4 चैनल से ले लो तो बाद में क्या होता है कि प्रश्न रिपीट होने लगते हैं, तो फिर उतना इनफ होता है कि हाँ, एक बार थोड़ा सा डर कम हो जाए कि हाँ, अगर उससे आएगा तो मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लूंगी। तो मतलब चैनल अभी मुझे फिक्स कोई ध्यान नहीं है, उस टाइम किया था। और ये है कि आप बोल रहे हो फैक्ट वाले प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और अभी जैसे कि ये थोड़ी जैसे समझ की जरूरत हो, कॉम्प्रिहेंशन, इस टाइप के भी आपकी कितनी समझ है किसी इतिहासकार को लेकर, वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ये आप श्योर नहीं कह सकते कि वो कैसे प्रश्न पूछेंगे, हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए। पिछली बार क्या था, चिंतामणि से बहुत प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन हमारे टाइम में नहीं पूछे गए थे। तो आप फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दोनों पे ही बराबर ध्यान दो। तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही चीज पे बराबर, हाँ, आप अगर कंसेप्ट करते हो तो फैक्ट में कोई नुकसान तो नहीं करेगा ना, तो आप वो भी चीज साथ में कंसेप्ट भी करते जाइए, और फैक्ट जैसे पांडे वाली बुक है और दृष्टि वाली बुक है, उससे भी करते जाइए। तो मुझे तो यही लगता है, और साथ में भूरा राम और श्वेता, ये मुझे लगता है बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए, जो एक कॉमन प्रश्न था उसका लास्ट में जवाब दे देंगे सभी। अगले प्रतिभागी है सोनाली राय। पूछिए सोनाली राय जी प्रश्न। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी पूछिए। मेरा प्रश्न हेमंत भैया से है। भैया, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श पढ़ना ज्यादा जरूरी है या नहीं? अभी जो प्रश्न है वो वक्ताओं से करिए, सब जरूरी हेलो? है, बाकी वक्ता बताएंगे। हाँ, अभी जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो आप किन्हीं चारों वक्ताओं में से करिए, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ग्रुप में बताऊंगा या इसी माध्यम से बताऊंगा अभी, लेकिन वक्ताओं से पूछिए कि उन्होंने स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को कहाँ से पढ़ा है, और ये जरूरी है या नहीं है, एग्जाम में कितने प्रश्न आ रहे हैं। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ भूरा राम जी, इसका उत्तर बताइए आप। जी भैया। भैया मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने अलग से स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के बारे में नहीं पढ़ा था। बस दृष्टि की बुक हो गई या फिर पांडे जी की बुक में जो दलित लेखकों की जो उपन्यास कहानियां हो गई, उनका जो अलग से रचनाएं हुई थी, उनको बस पढ़ा था। उनकी पहले किस उपन्यास की रचना लिखी गई थी, बस उन्हें ही पढ़ा था। अलग से उनके बारे में कोई ज्यादा पढ़ा नहीं, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया भी नहीं है। हाँ, इतना पर्याप्त है इस एग्जाम के लिए वैसे। बाकी अगला प्रश्न लीजिए। जी अगले प्रतिभागी है ओमनाथ सिद्ध। ओमनाथ जी आप प्रश्न पूछिए। महीने भर में हमारा पेपर हो जाएगा, और अभी हम कोई टेस्ट देते हैं उसमें नंबर कम आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है, तो उसको कैसे मेंटेन करें। और अभी लास्ट टाइम बीए का पेपर भी आ रहे हैं साथ में, दोनों को कैसे मेंटेन करें साथ में। जी आपका पुष्पा, प्रश्न के हाँ पुष्पा बता दीजिए, आप बता दीजिए। हाँ, ये ऐसा था कि ग्रेजुएशन से के 20 दिन बाद में मेरा भी जेएनयू वाला पेपर था, तो इसके लिए मैंने ये किया था, जैसे कि मैंने पांडे और दृष्टि ये थी लास्ट में, पहले मैंने शुक्ल पढ़ ली थी, पर लास्ट में मैंने ये था कि शुक्ल पढ़ती तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, तो उसके लिए मैंने सिंपल दृष्टि में जो शुक्ल का जो सार दिया हुआ है वो मैंने पढ़ा, और जल्दी जल्दी से, हाँ थोड़ा दबाव होता है तो आप कोशिश करते हैं कि हाँ ज्यादा से ज्यादा चीजों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें, तो मैंने इसी दबाव के कारण, मतलब दबाव तो सभी पे रहता है, एग्जाम से एक दिन पहले भी आप पे बहुत प्रेशर होगा कि हाँ सारी बुक्स है, आदिकाल है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है, सब कुछ आपको करना ही है, एक दिन पहले भी वो आप पे दबाव आएगा ही आएगा। तो
तो आप कोशिश करिए कि मतलब अभी जैसे आपको लग रहा है कि 1 महीना है, तो आप थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाइए। और एक कंसेप्ट है, एक बुक से नहीं समझ आ रहा है तो पांडे के साथ 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 में दृष्टि वाली से भी करिए, ताकि पांडे में जो पॉइंट छूटा है आपका उस बुक से कवर हो जाए। तो मुझे तो यही लगता है। धन्यवाद। हमारे पास कुछ प्रश्न मैसेज के द्वारा भी आए हैं, जिसमें मकर ध्वज जी पूछते हैं कि मतलब किस कवि की पंक्तियां पढ़ें। मतलब बहुत सारे कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तो कोई सेलेक्टिव कवि आप बता दीजिए। पुष्पा दीजिए। सेलेक्टिव कवि तो मतलब बताना मुश्किल होगा। हाँ मतलब जैसे दृष्टि और पांडे में दिया है, मैंने तो सारे किए थे। हाँ ऑलमोस्ट जैसे पंक्तियां हैं, केदारनाथ सिंह मुक्ति बोध है, मतलब आप छांट तो नहीं सकते हैं, पर हाँ जैसे कि ये तो मतलब इसका प्रॉपर आंसर तो नहीं पता है, आप पर कोशिश काल यही के करनी वाचक चाहिए के अनुसार बता मेरे अनुसार तो प्रगतिवाद के कवि मुझे अच्छे लगते हैं, तो मुझे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। जो आपको अच्छे लगते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट लगने लग जाते हैं। अगर नहीं याद होता है, जैसे आपने एक एक दो दो पंक्ति सभी की देख लेनी चाहिए, जिससे उनके टोन का या उसकी संवेदना कैसी है वो आपको पता चल जाएगा, फिर आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। जैसे खतरनाक बिंबों का यूज करेंगे तो वो केदारनाथ और मुक्तिबोध से होगा, थोड़ी प्रसाद टाइप की होगी तो वो महादेवी वर्मा या प्रसाद जी की होगी, या फिर थोड़ा सा तेवर वाला होगा तो वो निराला जी की होगी। एक एक दो दो पंक्ति सभी की देख लेनी चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मुझे तो यही लगता है। जी। बाकी धन्यवाद। कोशिश यही करनी चाहिए, आप कर लीजिए सारी की सारी, क्योंकि आपको ये एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है। तो मतलब आप कोशिश करिए, और सभी सभी पंक्ति कर रहे हैं और आप ये छोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है आप फिर नुकसान की स्थिति में होंगे। जी, आप ही से एक और प्रश्न है। रेनू जी पूछ रही है कि लास्ट 2 मंथ में कैसे पेपर की तैयारी करें, और काफी कुछ पढ़ लिया है लेकिन अच्छे से याद नहीं हुआ। लास्ट 2 मंथ में कैसे तैयारी करें, आगे क्या बोले? ये कह रही है कि लास्ट 2 मंथ में कैसे प्रिपेयर करें जेएनयू की। काफी कुछ पढ़ा लेकिन अच्छे से हो नहीं पाया है प्रिपेयर। तो लास्ट 2 मंथ में मेरी तो ये सेम स्ट्रेटजी है कि थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। कि जैसे पहले आप टॉपिक करते हैं आराम से कि 3-5 महीने पढ़े, तो आप आधी काल 20 दिन में कर रहे हैं कि आराम आराम से करेंगे। तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी थोड़ा सा करना है। और वही सेम फंडा कि हाँ पांडे से करके आप दृष्टि से करें। और थोड़ा सा जैसे कि मतलब टेस्ट पेपर है ये भी साथ में शाम को जैसे हेमंत सर की करवाते हैं ऑर्गेनाइज, वो देख लीजिए। और थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका एग्जाम पास में है और साथ वाले भी आपके बहुत अच्छी तैयारी करें। तो आपको उस हिसाब से कोशिश करनी चाहिए कि आप जल्दी जल्दी कवर कर लें चीजों को। बाकी मतलब शॉर्ट ट्रिक तो इसकी कोई नहीं होती है। धन्यवाद। हेमंत भैया से एक साथी का प्रश्न था कि सीयू सेट की क्या संभावना है। भैया आप इसका सीयू सेट की, हाँ सीयू सेट की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ मैंने बातचीत की है कुछ प्रोफेसरों से भी, और जो एग्जाम का देखते हैं तो उन्होंने बताया है कि मीटिंग में तय हुआ एकदम सीयू सेट होगा। सीयू सेट होगा, लेकिन उसका पैटर्न क्या रहेगा ये आप प्रोस्पेक्टस जैसे ही आएगा जेएनयू का उसके माध्यम से आपको पता चलेगा। जैसा पिछली अलग अलग यूनिवर्सिटियों का पहले से होता रहा है सीयू सेट के तहत, तो वहाँ पैटर्न यही है कि 25% आपसे मिक्स प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ होता है, और 75% आपका विषय से होता है। तो वो पूरा 75% जो है वो पूरा हिंदी से होगा। तो सीयू सेट होने से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि जो आपके कॉम्पिटिटर है वो भी अभी इस चीज़ की तैयारी नहीं कर पाए होंगे, जो 25% अलग से आएगा। तो आप जो 75% पढ़ रहे हैं हिंदी का, उसी पर बहुत अच्छे से फोकस करिए। ये इतनी कोशिश करिए कि कैसा भी पेपर आए आप 75 में से 72 या 73 नंबर लेकर आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि 25% जो अलग से आएगा उसमें कुछ भी होता है तो आपका उसके कारण सिलेक्शन रुकेगा, क्योंकि जो 25% है वो सभी के लिए नया होगा। तो इस तरह से आप तैयारी करें। मेरा यही कहना रहेगा कि आप सभी अभी हिंदी की तैयारी करें। जब सीयू सेट का पूरा आ जाएगा उसके बाद आप 25% को भी थोड़ा सा अलग से देख लीजिएगा, लेकिन पहले हिंदी को तो पक्का करें। तो ये जो टाइम है यहाँ पर आपको हिंदी का ही करना है और इसी पर ही ध्यान देना है। बाई चांस सीयू सेट नहीं हुआ तो कम से कम ये तैयारी तो आपके काम आएगी। ठीक है।
अब अगला प्रश्न लीजिए। जी, एक साथी पूछ रहे हैं कि ओबीसी की कट ऑफ इस बार क्या हो सकती है? भूराराम आप बताइए, और कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है ये भी आप बताइए। जैसे कठिन पेपर आता है तो कट ऑफ बहुत बढ़ जाती है, सरल पेपर आएगा तो कट ऑफ बहुत कम हो जाएगी। भूराराम आप थोड़ा और अच्छे से बताइए इसका। जी भैया, कट ऑफ का तो ये सीन है कि उसका पहले से ही कुछ कहना आइडिया का ठीक नहीं रहेगा। जैसे कि भैया ने भी बताया कि अगर पेपर सरल होगा तो कट ऑफ बढ़ेगी, और ऑब्वियसली, और कठिन होगा तो भी कह नहीं सकते कि उसकी कट ऑफ नीचे जाएगी, क्योंकि इस बार का पेपर 21 का भी काफी टफ था, बहुत टफ था, और उसकी कट ऑफ भी काफी हाई गई थी। तो ये मान सकते हैं ओबीसी का अगर हमारे 100 में से 85 तक आता है तब तक पूरी तरह से कंफर्टेबल श्योर है कि हमारा सिलेक्शन पूरा पक्का है। बस यही ओबीसी तक तो की यही लग रही है, 80 के भैया प्लस या इस फिर 85 पेपर के तक हिसाब से, एक्सेप्ट है। जैसा हाँ अभी जो 2021 का और 2020 का जो पेपर हुआ, उस पेपर के हिसाब से आप देखें तो आप 85 नंबर तक लाएंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन 2019 का जैसा अगर पेपर आ जाता है तो आपका जो ओबीसी का कट ऑफ होगा वो लगभग 93 के आसपास होगा, 93 या 94। तो इस तरह से आपको देखना है पेपर जैसा होगा। और अगर बहुत कठिन पेपर आ गया तो कट ऑफ जो है लगभग 84 या 83 भी आ सकती है। लेकिन कठिन पेपर आने पर आप ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ एकदम गिर जाएगी, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। और जेएनयू का तो आपने देखा ही है, यहाँ पर सीट बहुत कम है, इसलिए कट ऑफ हमेशा हाई रहेगी। तो 85 से कम तो लगभग नहीं आना है। ठीक है, अगला लीजिए। जी भैया, अगले प्रतिभागी है वीर बहादुर पाल। पूछिए प्रश्न आप, वीर बहादुर जी। शायद ये है नहीं। अगले प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं। विक्रम, आपका माइक अलाउ कर दिया है। हेलो। हाँ, पूछिए। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन पुष्पा मैम से है कि शुक्ल जी की तैयारी मतलब कैसे करें, उसमें शुक्ल जी को पूरा कैसे पढ़ें उसको। प्रश्न का उत्तर है कि शुक्ल वाली बुक है, एक बार आप सीधा पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि आप सबसे पहले जो दृष्टि वाली बुक है उसमें एक बार शुक्ल का सार देख लो। एक बार अगर आप थोड़ा सा सार देख लेंगे तो आपको बाद में चीजें समझने में आसानी होगी। तो पहले आप ऐसा करना कि दृष्टि से शुक्ल का सार देख लो, फिर आप शुक्ल वाली समझने की कोशिश करना, तो काफी आसानी होगी। तो ये लगता है, मतलब बाकी चीजें हैं थोड़ी मुश्किल है, पर आप एक बार पढ़ोगे, दृष्टि वाली पढ़ोगे, फिर वो पढ़ोगे और फिर दोबारा से शुक्ल को पढ़ना, तो धीरे धीरे समझ आ जाएगी। पहली बार सभी को मुश्किल लगता है, वो मुझे यही लगता है। धन्यवाद दीदी। अगले प्रतिभागी शुभम। शुभम जी, प्रश्न पूछिए, आपका माइक ऑन कर दीजिए। शायद ये है नहीं। आशुतोष झा जी, प्रश्न पूछिए, माइक ऑन कर दिया गया है आपका। ये भी शायद उपस्थित नहीं है। तो हमारे पास कुछ मैसेज के माध्यम से एक आध प्रश्न आए हैं, उन्हें ले लेते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये निखिल त्रिवेदी जी पूछ रहे हैं कि दृष्टि की किताब का आशय नेट जीआरएफ वाली किताब से ही है ना? दीदी आप बताएं। नेट जेआरएफ वाली बुक है ना, उसमें ही सार दिया हुआ है कि सबसे पहले शुक्ल वाली बुक का सार दिया हुआ है, बाद में वो फैक्चुअल पे आते हैं, तो वहां से आप पहले उसको पढ़ लेना, वही बुक है। दीदी एक प्रश्न और है शुभम जी का, ये कह रहे हैं कि जेएनयू के पढ़ाई के लिए एक दिन में लगभग कितना समय, मतलब एक दिन में कितना घंटा दे और जो पर्याप्त होगा, और एक महीने की रणनीति की दृष्टि से। टाइम का तो कोई ऐसा होता है कि कई बार हम बुक खोले रखते हैं और दिमाग में चीजें नहीं जाती है, तो और टाइम टेबल मतलब मैंने आपको बताया भी, मैंने कभी टाइम टेबल मुझसे फॉलो ही नहीं हुआ है। कि हाँ, टॉपिक वाइज आप ले सकते हो कि
आप थोड़ा सा ये करने की कोशिश करना कि आदिकाल हम इस बुक से 2 दिन में कर लेंगे, उस हिसाब से आप करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टाइम आप देखोगे तो फिर ऐसा होगा कि इस टाइम इतना नहीं हुआ है, फिर आप वो पॉइंट छोड़ दोगे, ऐसा कुछ। तो आप ये कोशिश करना कि टॉपिक वाइज ज़्यादा डिसाइड करो, टाइम के अकॉर्डिंग मुझे तो आज तक सूट नहीं हुआ है, अगर आपको हो जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब आज तक मैंने टाइम फॉलो नहीं किया है, इसीलिए मुझे लग रहा होगा ऐसा। तो आप टॉपिक वाइज अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। राम बोरा भैया से प्रश्न है, क्या क्या पांडे जी को पूरा पढ़ना जरूरी है? जी भैया। हमारे एक साथी प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि पांडे जी को पूरा पढ़ना जरूरी है? हाँ, मेरा यही जवाब होगा कि पूरा पढ़ना कोई इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ रचनाएं जैसे कि आधुनिक काल से अगर देख ले तो बहुत ही डीप रचनाएं दे रखी है। एक कवि की कई कई रचनाएं दे रखी है, एक रचनाकार की कई रचनाएं, तो उन सबको हम याद नहीं कर सकते। और जो पाश्चात्य काव्य दर्शन है उसके हम कुछ कुछ जो सिद्धांत टॉपिक है उनको हम पढ़ सकते हैं, और उनको ऊपरी तौर पर अगर हम समझ बैठा ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि गहराई में जाएंगे तो फिर हमारे लिए कंफ्यूजन ही होगा। लेकिन जो काम का है, जैसे कि यह भक्ति काल से हो गया, रीति काल से और आधुनिक काल के कुछ टॉपिक, वो जरूर पढ़ना चाहिए पूरा। जी धन्यवाद। शंकर यादव जी पूछ रहे हैं पुष्पा दीदी से कि इन्होंने शुक्ल जी को पढ़ लिया है और साथ में ये पांडे और दृष्टि भी पढ़ रहे हैं, तो अब ये शुक्ल जी को इन्हें पढ़ना चाहिए या स्किप कर दें? और इनके टेस्ट सीरीज में मार्क्स भी कम आ रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है मैंने तो अभी तक, मतलब जैसे ऋतिकाल वाला टॉपिक है वो मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है। हाँ, मैंने जेएनयू के टाइम पढ़ा था, बट अभी भी मेरा ये टॉपिक वीक है। और ये जो कह रहे हैं मार्क्स कम आ रहे, तो जैसे कि शुक्ल वाली पढ़ ली है तो एक बार दृष्टि और पांडे इनको अच्छे से रिवाइज करना। ऐसा नहीं कि हाँ आप जल्दी जल्दी 10 दिन में ये खत्म कर दी, 10 दिन में वो खत्म कर दी, अब टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, फिर आप निराश हो जाते हैं कि नंबर कम आ रहे। तो आप आराम आराम से एक बार टॉपिक है वो समझ के, थोड़ा सा साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी टॉपिक के, वो देखते रहिएगा। अगर नंबर कम आ रहे तो जो गलत हो रहे हैं ना वो आप लिख लीजिएगा, वो अगले टाइम गलत नहीं होने चाहिए। वरना ऐसा होता है कि हम इस बार गलत कर रहे हैं और फिर अगली बार वही प्रश्न आता है तो हमारे दिमाग में सेम वही उतरता है जो हमने पहली बार टिक किया होता है, तो हम वही कर देते हैं। तो आप उस चीज को नोट कीजिए कितने गलत होंगे आप, मतलब अभी आपके पास 1 महीना तो होगा ही कम से कम, तो आप हर रोज प्रश्न लिखते जाओ तो वो प्रश्न तो आपके कम से कम गलत आगे नहीं ही होंगे। तो मुझे ये लगता है कि आप ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से टॉपिक है वो दोबारा से कर लीजिएगा। जिस टॉपिक आपका वीक है, ज्यादा गलत हो रहे हैं या जिस टॉपिक से ज्यादा नंबर कट रहे हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कम आ रहे हैं, वो टॉपिक आप दोबारा से अच्छे से कर लेना दोनों बुक से। और वो टॉपिक जैसे अगर आदिकाल का टॉपिक गलत हो रहा है तो आप शुक्ल वाली भी एक बार दोबारा से देख लेना, क्योंकि अगर उससे ज्यादा नंबर कट रहे हैं, और जो गलत तो आप साथ साथ में लिखते चले जाना। और टेस्ट सीरीज में भी गलत हो रहे तो लिख नहीं रहे इतने, अगर ज्यादा आलस हो रहा है आपको तो स्क्रीनशॉट तो कम से कम ले लेना कि आप उसे दोबारा देख सको, वरना टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हो, तो मुझे ये लगता है। जी धन्यवाद दीदी। अगला प्रश्न है आशुतोष झा जी का, ये पूछ रहे हैं कि मतलब अंतिम महीने में कौन सी किताब पढ़े, आप कौन सा प्रेफर करना चाहेंगे? और ये कह रहे हैं कि बस यही प्रश्न है इनका। अंतिम 1 महीने में कौन सी किताब? आशुतोष जी, ये प्रश्न आप राम गोविंद जी से लीजिए। जी भैया। अंतिम ये 1 प्रश्न एक महीने बार में दोहरा कौन सी दीजिए। किताब पढ़े और रणनीति क्या होगी, क्या होनी चाहिए? देखिए, अंतिम 1 महीने में तो मैंने जो थी वो प्रतियोगिता साहित्य की और दृष्टि की, जो दृष्टि तो मैंने नहीं पढ़ी थी, वो पांडे एंड पांडे, और मतलब प्रतियोगिता साहित्य की, और जेएनयू से एक रिलीज होती थी बुक, तो उसके जो एमसीक्यू है मैंने वही मतलब अंतिम 1 महीने में तो वही बार मतलब एमसीक्यू बार-बार मतलब लगाए थे, और ज़्यादातर वो एमसीक्यू टेस्ट किया तो यूट्यूब से थोड़े बहुत एमसीक्यू दिए थे। उस टाइम टाइम ज़्यादा देना पड़ता है तो मैं रात-रात में भी पढ़ता था।
तो इसीलिए और मैंने 10 दिन पहले ही मतलब एक टाइम टेबल के अनुसार 10 दिन पहले ही कोर्स कवर कर लिया। तो उसके बाद 10 दिन बैठा भी रहा, इसलिए आराम-आराम भी पढ़िए, ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं। और धीरे-धीरे हो जाता है, मतलब आप एमसीक्यू उस टाइम ज़्यादा हल हल कीजिए, कोशिश करिए कि एमसीक्यू वाले बुक को ज़्यादा देखें, क्योंकि एमसीक्यू एमसीक्यू और जो नोट्स बनाए हैं आपने लास्ट टाइम, वो भी एक बार देख लें, ज़्यादा बेहतर होता है। राम धन्यवाद गोविंद भैया। आपसे एक और प्रश्न है। हाँ, राम गोविंद आपसे एक और प्रश्न है जो मैं मैसेज में देख रहा था, जो अभी पुष्पा जी ने बताया भी है। तो आपने भी अपने वक्तव्य में बताया था कि आपके भी टेस्ट में मार्क्स पहले बहुत कम आते थे, 47 तक आते थे 100 में से। तो उसको आपने धीरे धीरे कैसे बढ़ाया, और मार्क्स कम आने से क्या नुकसान है या फायदा है, और मार्क्स कम आने के बाद आपने कहाँ कहाँ ध्यान दिया था जिसके कारण आप सिलेक्शन तक पहुंच पाए। तो मुझे लगता है कि अभी कई बच्चों के टेस्ट में 50 से भी कम नंबर आते होंगे, तो उनको अब क्या करना चाहिए ताकि मार्क्स टेस्ट में भी बढ़े और वो सिलेक्शन तक कैसे पहुंचे। तो आपने कहाँ कहाँ काम किया था, ओ, तो आप बताइए थोड़ा। जी भैया। मैंने कम आए थे 47 नंबर, तो उसके बाद मैंने क्या किया था कि मैंने जो कथन वाले प्रश्न हैं, वो मैंने नेट से, गूगल से डाउनलोड किए थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपूर्ण कथन। तो उसमें क्या है, कथन पढ़ने किताब में जब पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता कौन-सा मुख्य है, कौन-सा नहीं है। तो गूगल से डाउनलोड संपूर्ण कथन और कुछ आलोचकों के मुख्य कथन, ये डाउनलोड किए थे। और जो जो मेन जो जिनकी किताबें नहीं मिल पाती हैं ज़्यादातर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या मतलब रामविलास शर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी, तो इनके जो प्रमुख जो आलोचक मतलब इनके जो हैं मतलब कथन वगैरह, वो हम नोट्स कर लेते थे, इनकी मेन-मेन रचनाएँ मतलब नोट्स बना लेते थे थोड़े बहुत। इसके बाद और जैसे उसके बाद मैंने पढ़ाई भी मतलब तेज़ की, और काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं कि लगभग 70 प्रश्न टेस्ट सीरीज़ से ही आए थे मतलब एग्ज़ाम में। तो टेस्ट सीरीज़ को जितना मतलब दोहरा सको, उसके बाद मतलब ऐसे धीरे-धीरे करते-करते फिर मेहनत भी बढ़ी, पढ़ाई, और इसी तरह मेरे नंबर बढ़ते गए। फिर 60 आए, 60 से 65 आए, फिर 70 करीब, फिर लास्ट टाइम मतलब 80-80, 82 वैसे आते रहे। और पेपर के लास्ट टाइम आपको नर्वस नहीं होना, क्योंकि पे डर तो बना ही रहता है लास्ट टाइम। और मैंने जब पेपर एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय मुझे लगता नहीं था कि मेरा होगा, मतलब बहुत नर्वस हो गया था कि मतलब जो आ रहे हैं वो भी गलत कर दूँ। लेकिन वो कैसे कि फिर हमने निराश होकर हमने कि चलो हो जाएगा जो हो जाएगा। फिर बाद में गिने तो मेरे ठीक आ गए थे। तो यही कहना चाहूँगा कि लास्ट में जब आप मतलब जब आपके कम नंबर आते हैं, उसके बाद जो आपकी कमियाँ हैं, जैसे जो आपकी कमियाँ हैं, पंक्तियाँ अगर नहीं आती या कथन नहीं आते, तो उसपे मतलब आप विशेष ध्यान दें। जो भी जो क्वेश्चन आप गलत हो रहे हैं, वो आप लिखते रहें, मतलब नोट्स बनाते रहें, तो उसपे ज़्यादा फोकस तो आपके धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। धन्यवाद भैया। आप ही से भैया एक और प्रश्न है। भाषा और काव्य शास्त्र के लिए किस मतलब हिंदी भाषा और काव्य शास्त्र के लिए किस बुक को पढ़ें जो इसमें प्रश्न ना छूटे, मतलब सारे प्रश्न कवर हो? देखिए, भाषा और काव्य शास्त्र के लिए तो मैंने पांडे पांडे पढ़ी थी। मैंने तो काफ़ी बुक पढ़ी थी, दृष्टि और शुक्ल को छोड़कर लगभग सभी बुक पढ़ी थी। लेकिन आप लोग मतलब भाषा और के लिए एक मतलब प्रतियोगिता साहित्य थोड़ा पढ़ सकते हैं, या थोड़ा मतलब मॉक टेस्ट भी यूट्यूब पर हल कर सकते हैं, और उसके बाद मतलब जैसे पांडियन पांडे उसका भी कर सकते हैं। उससे भाषा काव्य शास्त्र से ज़्यादा नहीं प्रश्न आते हैं, उससे 2-4 प्रश्न आते हैं। तो आप मतलब उससे पांडे पांडे क्लास में थोड़ा दिया है, या और इधर-उधर से जो है मॉक टेस्ट, यूट्यूब से मॉक टेस्ट हल करने से ही भैया आपका माइक बंद हो। अरे माइक नहीं खुला था। मैंने यहाँ से पढ़े थे कि पांडियन पांडे से थोड़ा बहुत पढ़ा था, मतलब और प्रतियोगिता साहित्य से पढ़ा था। और उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत इससे पढ़ा, और मॉक टेस्ट मैंने यूट्यूब से काफ़ी हल किए। जैसे छोटे-छोटे टॉपिक थे, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, और ये भाषा और काव्य शास्त्र, प्रशास्त्र का भी, ये मैंने मॉक टेस्ट ही हल किए ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब से, और थोड़ा बहुत किताबों से भी पढ़ा है। तो इस तरह मैंने ये सब हल किया था। धन्यवाद भैया। ये विक्रम जी पूछ रहे हैं कि शुक्ल जी की बहुत सारी पंक्तियां हैं, वो कैसे याद रखें? राम बोरा भैया। जी, शुक्ल जी की पंक्तियों के लिए ये है कि हम बार-बार उन पंक्तियों का रिवीजन करें। मतलब अगर हम रिवीजन करेंगे तभी वो हमारे माइंड में बैठ पाएगी। और कई बार ये होता है कि पंक्ति वो सेम होती है, लेकिन उसमें कुछ फैक्ट चेंज करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पिछली बार जो कि एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि अ, सूरदास के बारे में था कि वो मौखिक परंपरा के या फिर लिखित परंपरा से संबंधित उनका जो सूरसागर कथन था। अगर हमें मतलब आइडिया होगा कि ये पंक्ति शुक्ल जी की है, लेकिन पता नहीं कि कौन-सी है दोनों में से, तो वहाँ हम गलती कर सकते हैं। तो इनके लिए बार-बार रिवीजन ही ठीक रहेगा, और जितनी बुक कम है उतना ठीक रहेगा, बस उनका बार-बार रिवीजन करते रहें। टेस्ट में इनसे संबंधित पंक्तियाँ आती है तो फिर हम वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं।
इस प्रकार कर सकते हैं हम इससे। धन्यवाद भैया। भैया अगले साथी पूछ रहे हैं कि आधुनिक काल में जो रचनाकार है वो कहानी, उपन्यास, ये सब मतलब आए हैं, ये मतलब ये सारी विधाएं आई हैं, तो ये सबको भैया याद रखने में हमें कंफ्यूजन होती है, तो आप कुछ बताएं। श्वेता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दें। श्वेता, आवाज आ रही है? ठीक है, भूराराम आप बता दीजिए, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो उनके यहाँ। हाँ, मेरा ठीक है, यही आगे जवाब होगा कि आधुनिक काल में ये जो रचनाएं हैं इनसे मतलब कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। जब पहली बार पढ़ते हैं तो ये लगता है कि कुछ याद ही नहीं रहा। जैसे अगर हमने उपन्यास और कहानी पढ़ा तो ये दोनों मिक्स भी हो जाती है और कई बार ये ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन भी सही लग रहे थे, लेकिन हम बार बार रिवीजन करेंगे और हम ज्यादा उसको मतलब गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक रहेगा। जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो बुक है उसमें जो इम्पोर्टेंट लेखक है और उनकी जो रचना है उनके बारे में दे रखा है, और जेएनयू ज्यादा फैक्चुअल चीजों पर भी कम ध्यान देता है, तो फिर हम उस आचार्य जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है उससे हेल्प ले सकते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट रचनाएं और लेखक है उन्हें हम पढ़ सकते हैं बार बार। जी धन्यवाद भैया। ये प्रश्न हेमंत भैया से है। वो ये एक साथी पूछ रही है कि मतलब सीयू सेट के थ्रू जो एग्जाम होगा तो क्या डिप्रीवेशन का जो पॉइंट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? सीयू सेट से होने के बाद डिप्रीवेशन पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो ये एक नुकसान आपको होगा, और कंपटीशन उससे थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि अब सारी यूनिवर्सिटियों का एक पेपर होगा, तो डिप्रीवेशन पॉइंट अब जेएनयू उसमें अलग से नहीं दे सकता, उसकी अपनी मजबूरी है। मैंने जहाँ तक सुना डिप्रीवेशन पॉइंट खत्म होगा, और जो महिलाओं को 5-5 अंक एक्स्ट्रा मिलते थे तो सीयू सेट होने के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। तो आपको तैयारी और अच्छे से करनी, क्योंकि अब आपके पास एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं, अगर ये होता है तो, मैंने जहाँ तक ये सुना है। जी भैया, एक साथी और प्रश्न पूछ रहे हैं, लास्ट प्रश्न है ये, कि उनके जो एक साथी हैं उनका डीयू में हो गया है, लेकिन वो दोबारा मतलब जेएनयू में देना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो क्या वो दोबारा दे सकते हैं? दोबारा दे सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। उनको नेट जेआरएफ की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पीछे क्यों मुड़कर हम वापस से एमए करने के लिए आए? जी, डीयू भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, तो आप केवल एमए करिए और नेट जेआरएफ पर ध्यान दिए, आगे बढ़िए, आगे और करियर है आपके, तो बाकी आप देना चाहे तो आपकी इच्छा। धन्यवाद भैया। लास्ट प्रश्न है राम बोरा भैया से कि पंक्तियों को कैसे पहचाने? ये अंतिम प्रश्न है आज के कार्यक्रम में। राम बोरा भैया, माइक ऑफ है। पंक्तियों, हाँ हाँ भैया, पंक्तियों के लिए यही है कि कई बार हम उनका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो नहीं पता कर पाते हैं, तो यही कि कुछ जो मैन कवि है, इम्पोर्टेंट जो कवि लेखक हो गए, उनकी पंक्तियों में जो ऐसे कुछ शब्द है जो पहचान के उनको मतलब याद कर ले, कंठस्थ कर ले कि यही वर्ड अगर आएगा तो ये इसी कवि से संबंधित होगा। जैसे बिहारी से हो गया तो वो तो याद हो जाते हैं, लेकिन घनानंद से हो गया उनका हम एग्जैक्ट ब्रज भाषा का मीनिंग हिंदी में नहीं कर पाते हैं, तो उनके कुछ इम्पोर्टेंट जैसे हो गए जो नेट पेपर में जो पंक्ति आती है उनको याद कर लेते हैं ना, तो फिर ठीक रहेगा। या फिर उनसे कुछ जो एग्जैक्ट मीनिंग ऐसे होने चाहिए जो उन कवि की पहचान हो, तो एक दो ऐसे वर्ड जो शुरुआत के हो गए या फिर लास्ट के हो गए तो वो उस प्रकार याद कर सकते हैं। मैंने इसी ट्रिक को मतलब अपनाया था, और मैंने अलग से ज्यादा नहीं पढ़ी थी, जस्ट जो पेपर और क्वेश्चन सीरीज में जो पूछी जा रही थी उन्हीं को पढ़ा था जस्ट। इस प्रश्न के उत्तर में मैं चाहता हूं कि राम गोविंद भी कुछ जोड़े, क्योंकि वो कवि भी है, तो वो पंक्तियों को किस तरह से देखते थे और किस तरह से याद करने की उनकी क्या तरीका है, तो राम गोविंद भी इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पंक्तियों का ऐसा था कि जब मैं मतलब गांव में 10th तक पढ़ाता था तो काफी पंक्तियां तो मुझे वहीं पढ़ाते पढ़ाते याद हो गई थी, क्योंकि 10th तक काफी थे सूरदास के जैसे, काफी भक्ति काल और रीत काल काफी था, आधुनिक काल भी था, मतलब आदि काल नहीं था। और रही बात की जब कोई भी कभी शायर मतलब होता है तो उसे पंक्तियों में बहुत ज्यादा रुचि होती है, मतलब कोई भी, जैसे मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत विशेषकर भक्ति काल और रीत काल की मुझे पंक्तियां बहुत अच्छी लगती थी, और प्रगतिशील काव्य की और जो मतलब हरिवंश राय बच्चन वगैरह की उनकी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं पंक्तियां मैं अपने मन से पढ़ता था। अब आप किस तरह आपको अच्छी लगती हैं नहीं लगती हैं
तो आप लेकिन फिर भी मतलब मेहनत करें, आपको ये समझ लें कि आप एक शायरी पढ़ रहे हैं, गजल पढ़ रहे हैं, क्योंकि शायरी गजल में ज्यादा आपको मन लगता है। तो मतलब किसी का भी, तो आप ये समझ लो कि आप मतलब फील करके अगर पढ़ें कि उस कैरेक्टर में मैं हूँ। जैसे कोई भी मतलब जैसे मान ले उदो में ब्रज बिसरत नाई, जैसे मान ले भ्रमर गीत की है, तो वहां पर ये मान ले कि आप एक गोपिका हैं और आपकी जो मतलब अनुभूति क्या होगी, मतलब तो वो आपकी हमेशा याद रहती है, मतलब फील करके अगर पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहती है आपको। तो आप कोशिश करें, और जिसका बैकग्राउंड नहीं होता उसका उसमें उसकी दिक्कत तो होती है। कोई और प्रश्न है आशुतोष? नहीं भैया, अब तो प्रश्नों की समाप्ति हो चुकी है, आप बताएं। प्रश्न नहीं है? मैसेज बॉक्स में भी आप चेक कर लीजिए ताकि मैं एक लास्ट प्रश्न पूछकर। जी नहीं है। अब लास्ट ये है कि जेएनयू और हिंदी यूपीएससी के संबंध में कुछ पूर्वाग्रह हैं, उन्हें आप बता दीजिए। क्या अंतर्द्वंद है, पूर्वाग्रह है? बस यही लिखा है। क्या पूर्वाग्रह है उसका थोड़ा सा बताएंगे तो समझ में आएगा। मुझे तो नहीं लगता कोई। मैं जैसे बताना चाह रहा हूँ कि जेएनयू बहुत अलग चीज है और यूपीएससी बहुत अलग चीज है। जेएनयू में पढ़ने से ये जरूर होता है कि आपका जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है उसकी बहुत अच्छी समझ बन जाती है, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे से उसको पढ़ाते हैं। जो सिलेबस में जेएनयू के सिलेबस में लगा है तो एक बहुत अच्छी समझ बन जाती है। लेकिन यहाँ जो पढ़ाते हैं वो एमए लेवल का है, तो यहाँ प्रोफेसर का भी ये रहता है कि आप थोड़ा आगे प्रोफेसर लाइन में ही जाए, तो वो उस तरह से पढ़ाते हैं। तो अगर आप यूपीएससी में नहीं कर पाते तो आप नेट जेआरएफ निकाल कर आगे बढ़ सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं, निकाल सकते हैं उसको, बहुत अच्छा करियर है आगे। और यूपीएससी के जो आईएएस की पेमेंट होती है उससे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह होती है, ये आपको शायद पता ना हो। तो बहुत अच्छा करियर इधर भी है, साथ ही आप यूपीएससी तो दे ही सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ है इन दोनों में। बाकी और कोई प्रश्न तो नहीं है ना आशुतोष? नहीं भैया। हाँ, तो लास्ट में आप चारों वक्ता एक एक बारी बारी से अब बता दीजिए कि मतलब संक्षेप में ही कि अब इनको अब 2 महीने बच्चे मुश्किल से, मान के चलिए जून या जुलाई ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अभी जैसे फॉर्म नहीं आया है, अगर अप्रैल में आता है तो मुझे लगता है कि जुलाई तक एग्जाम होगा। जुलाई तक हमारा जो है वो खत्म भी होने वाला सेशन, तो मुझे लगता है कि शायद हमारे सेशन के बाद ही इनको एडमिशन लेना है, तो हो सकता है कि वो जुलाई तक एग्जाम जाएगा। तो लास्ट 2 महीने ही बचे इनके पास, तो 2 महीने में इन्हें कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए, किन किन पुस्तकों को बहुत अच्छे से कमांड बनानी चाहिए, और कोई एक पुस्तक, मुझे लगता है आप सभी पांडे को तो बता ही रहे हैं, फिर भी आप अपने तरीके से कि एक कोई पुस्तक जो आधार हो सकता है कि 2 महीने में इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ना है। उसकी अतिरिक्त जो पुस्तक है, मतलब 1 या 2 पुस्तकें ही बताइए, क्योंकि 2 महीने में 1 या 2 पुस्तक पर ही अच्छे से रिवीजन किया जा सकता है, ज़्यादा पुस्तक होगी तो इनको प्रॉब्लम होगी। तो लास्ट 2 महीने में इन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए और इससे कैसे पढ़ना चाहिए, याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से वो उनके दिमाग में रहे, तो इस तरह से आप थोड़ा सा बता दीजिए चारों बारी बारी से। लास्ट 2 महीने में इनकी रणनीति क्या होगी और आपकी भी क्या रही है कि 2 महीने हुए, फिर धीरे धीरे और टाइम आगे बढ़ा, 1 महीना, फिर 15 दिन, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है आप क्या रणनीति अपनाते हैं, कैसे रिवीजन करते हैं, आप थोड़ा इसके बारे में आप चारों बताइए। सबसे पहले पुष्पा जी आप बताइए। हाँ, इसमें मेरी ये थी कि 2 महीने पहले भी ये था कि मेरे टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते थे, तो इसके लिए नंबर भी कम आते थे, एग्जाम भी पास में आ रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, हालांकि मैंने पहले ही पांडे है, दृष्टि है, ये वाली दृष्टि तो नहीं, दृष्टि तो मैंने 2 महीने पहले ही खरीदी थी, पांडे और शुक्ल वाली या प्रतियोगिता साहित्य, ये बुक मैंने पहले पढ़ रखी थी, पर फिर भी मेरे नंबर कम आ रहे थे। और 2 महीने में ये भी था कि मुझे अच्छा भी करना है, तो मैंने ऐसे किया कि जैसे आपकी टेस्ट सीरीज थी तो नंबर कम आने से मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी, तो मैंने ऐसे किया कि ग्रेजुएशन के एग्जाम भी थे, तो मैंने आपको बोला कि मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम है, मैं टेस्ट सीरीज बाद में दूंगी, और ऐसा किया कि मैं एक बार अच्छे से कर लूं, क्योंकि हर रोज मैं देख रही थी तो 50 में से 33 नंबर आ रहे हैं, किसी दिन 35 आ रहे हैं, और औरों के 50 में से 50 आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वो होता है कि हाँ बहुत ज्यादा नीचे लेवल के हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अच्छे से पांडे और दृष्टि इन 2 बुक को अच्छे से करूंगी, और एग्जाम भी पास में है। बहुत सारी बुक लेने से मैंने पहले पढ़ी भी थी, वो मैं भूल चुकी थी कि बहुत सारी चीजें आप पढ़ लेते हैं बट एग्जैक्टली माइंड में वो चीजें नहीं रहती है, तो उसके लिए मैंने एग्जाम पास में थे तो पांडे दृष्टि इन 2 बुक को अच्छे से किया। जो भी आपके टेस्ट सीरीज में गलत हुए मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए, उनकी पीडीएफ बनाई गलत गलत क्वेश्चन की, और
पांडे दृष्टि में भी जो भी मेरे को मुश्किल लगा उसको अंडरलाइन किया, या फिर मेरा तो ये था कि मैं लिखती भी थी, अंडरलाइन भी करती थी और लिखती भी थी, और अगली सुबह शॉर्ट में लिख लेती थी कि हाँ जैसे ये कथन है सूर सागर ऐसे करके 10 सेकंड इस तरह करके, या जो भी था वो मैं शॉर्ट में लिख लेती थी, और अगली सुबह जो जो गलत हुए थे या जो मेरे को मुश्किल लगे वो पहले वो पढ़ूंगी फिर अगला स्टार्ट करूंगी। इसी तरह मैंने लास्ट में 2 बुक पांडे और दृष्टि इनको अच्छे से करने पे फोकस दिया, और फिर उसी की वजह से मेरे मतलब मुझे लगता है इन 2 बुक का मेरे सबसे ज्यादा योगदान रहा है, और जो गलत है वो मैंने देखे हैं कि, और लास्ट एग्जाम से पहले भी मैंने वो देखे हैं, और हर सुबह भी मतलब मैं देख लेती थी जो जो पहले दिन मेरे को मुश्किल लगे थे वो। तो मेरी ठीक है। हाँ, भूराराम आप बताइए। मेरी यही सलाह रहेगी कि लास्ट 2 महीनों में जो अब तक हमने बुक्स ले ली हैं, और अगर उसमें से कुछ बाकी रह गया तो बस उन्हीं बुक्स को दोबारा पढ़ लेते हैं, और जब 1 महीना रहे तो कुछ नई बुक्स ना खरीदे, बस जो बुक्स ले ली है उन बुक्स को बस बार बार पढ़ें। जैसे आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक मैंने पढ़ी थी बार बार, उस बुक से हर बार जब हम नई बार बार पढ़ते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। उस बुक्स को पढ़ा था। हाँ, पांडे की बुक को भी मैंने पढ़ा था, और उनको जस्ट मैंने रिवाइज किया था, और अलग से कुछ नया नहीं पढ़ा था, और एग्जाम से जस्ट 4 या 10 दिन पहले दिन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही मिलाए थे, और नेट के पेपर को ही दोबारा मतलब एक बार पढ़ लिया था तो फिर दोबारा पढ़ा था। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि जब एग्जाम देने जाओ ना तो बस धैर्य रखना। ये एग्जाम सिर्फ आपकी पढ़ाई या टैलेंट का भी नहीं है, धैर्य का भी एग्जाम है, क्योंकि यही होगा कि जब एग्जाम देने जाए तो हो सकता है कि कई बार हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन आए कि पता ही नहीं चले। मेरे सामने भी यही था हाल, लेकिन उसको आराम से और पूरी एकाग्रता से अगर हम करने की ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे जो आंसर है, जो क्वेश्चन है वो हमारी पकड़ में आ जाएंगे। तो साइड में कोई ध्यान मत देना, और यही सोचना कि जो एग्जाम जो आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है वो उस 4 जो आपको दे रखे ऑप्शन उन्हीं के अंदर ही है, तो फिर आराम से करना उनको। ठीक है। राम गोविंद। जी, मैंने तो लास्ट में आपको भी सजेशन यही दूंगा कि लास्ट में आप नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स से क्या होता है आपकी कमियां जो थी, गलतियां थी, वो पता चलता जाता है आप कहाँ कमजोर हैं। तो उस चीज की आप नोट्स बनाते रहिए, और बहुत से प्रश्न रिपीट नहीं भी होते हैं टेस्ट सीरीज से, जो नहीं मतलब मेन है वो नहीं आते, वो भी आप नोट्स उनको बनाते रहिए। और अगर आपका आधुनिक काल कमजोर है तो मेरे हिसाब से हिंदी आधुनिक साहित्य का इतिहास जो है बच्चन सिंह का, अगर आधुनिक काल कमजोर है तो मतलब उसको पढ़ें। और वैसे प्रतियोगिता साहित्य के लास्ट में आप मॉक टेस्ट प्रतियोगिता साहित्य के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो बहुकल्पीय, उसको आप ज्यादा से ज्यादा मतलब रिवीजन करें। और लास्ट में आप मतलब पढ़ाई का थोड़ा टाइम बढ़ा दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टफ तो होता ही है कंपटीशन। हर यूनिवर्सिटी के लोग जेएनयू में जरूर आना चाहते हैं, हर यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर भी उनके आपके सामने मतलब आते हैं, तो इसलिए आपको काफी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। और किताब ना बदलें, अगर 1 महीना बचा हो फिर तो किताब कोई नई ना ही लें तो बेहतर है, उन्हीं किताबों को दोहराएं तो ज्यादा अच्छा है। और नोट्स जरूर बनाएं मेरे हिसाब से। ठीक है। हाँ, श्वेता जी आप बताइए। श्वेता जी आप सुन पा रहे हैं? एक बार चेक कर लीजिए आशुतोष जी, श्वेता जी है या नहीं है। श्वेता का माइक ऑन नहीं है। माइक ऑन चेक कर लीजिए एक बार। श्वेता जी आप माइक ऑन करिए अपना। श्वेता जी अब आप अपना माइक ऑन करिए, अब आप ऑन कर पाएंगी। शायद आप प्रेजेंटर से हट गए थे, इसलिए आप शायद आप माइक नहीं ऑन कर पा रही थी। अब हो जाएगा आपका। श्वेता आप फिर से ट्राई करें। वो बोल रही है मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। हेमंत भी आप कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ाएं। हाँ, वही कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ाइए आप। ठीक है शुभम। जी जी हेमंत भैया। तो मैं कार्यक्रम को समाप्त करूं तो एक
अट प्रताप, थोड़ा सा अजीब प्रश्न है। मुझे लगता है कई प्रतिभागी हमारे चाहते भी होंगे, कहीं ना कहीं मन में होगा कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल जाए कि वो ब्रह्मास्त्र मारे और सीधे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो यदि मैं हमारे जो वक्ता है मैं उनको 30 सेकंड का समय दूं और कोई एक क्या टिप्स वो देना चाहेंगे, कौन सा ब्रह्मास्त्र देना चाहेंगे जो प्रतिभागियों के काम आ सके? कोई एक ब्रह्मास्त्र, 30 सेकंड, एक वक्ता और एक ब्रह्मास्त्र। आप सभी बता सकते हैं। हाँ भैया, मैं इतना करना चाहूंगा कि जस्ट एमसीक्यू जितना ज्यादा वो करें एंड रिवीजन, इसके अलावा कुछ। धन्यवाद भूराम पुष्पा जी। जी, मेरा भी देखो मैं ये माफी जो चीज है, चाहती हूँ। मैं कौन, श्वेता जी जुड़ गए क्या? श्वेता हाँ, आप आ गई? मेरा मोबाइल पता नहीं कुछ हो गया था, बिल्कुल चालू नहीं हो रहा था और फिर माइक अच्छा कैमरा कुछ भी अच्छा। नहीं हो रहा था। ठीक है, हाँ तो तो मैं श्वेता ये जी, हाँ हाँ, बताइए आप। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने पर ध्यान दीजिए और ज्यादा किताबों का मतलब भंडार नहीं कीजिए। कुछ किताबें, 2-3 किताबें रखिए जो एक बेस की हो और एक फैक्ट की हो। इससे आपका बेस भी अच्छे से तैयार होगा और फैक्ट के लिए वो भी आपका अच्छे से तैयार होगा। अगर आप बेस के लिए 2-3 किताबें रखोगे तो आप एक मतलब एक को भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आप एक किताब को अगर 5-6 बार, जितनी बार हो सके पढ़ोगे तो आपको दिमाग में वो मतलब जाएगी। अगर 5-6 किताब को एक बार पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है ऐसा। तो मतलब एक ज्यादा किताब नहीं, थोड़ा कम किताब कीजिए और क्वेश्चन बहुत ज्यादा जितना हो सके उतना मतलब कीजिए और बस प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए और बस लगी रहिए अच्छे से मन से और सिलेक्शन तो फिर हो ही जाता है। धन्यवाद श्वेता जी। राम गोविंद जी, आप ब्रह्मास्त्र सौंपें। मेरे हिसाब से तो ब्रह्मास्त्र यही होगा कि एमसीक्यू और मतलब एमसीक्यू और पांडे, क्योंकि पांडे एमसीक्यू अगर एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं जेएनयू का तो एमसीक्यू और मतलब पांडे ये ब्रह्मास्त्र साबित ही होता है लगभग सभी के लिए। धन्यवाद राम गोविंद जी। पुष्पा जी, आप कौन सा ब्रह्मास्त्र देंगी, वो जानने के जिज्ञासु हैं सभी प्रतिभागी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए मेनली पांडे और दृष्टि, इनसे बढ़ के कुछ नहीं है और ये मैं जितना अच्छे से आप कर सकते हो वही करिए और मुझे लगता है यही आपका ज्यादा बेड़ा पार करवाएगा। धन्यवाद पुष्पा जी। इस प्रकार से मैं आज का कार्यक्रम बहुत ही, मुझे लगता है हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आज हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होता नजर आ रहा है और मैं कहूँ कि सफल हो ही गया है। तो मैं सभी वक्ताओं का, पुष्पा जी, श्वेता जी, राम गोविंद जी, मुराराम जी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से धैर्य के साथ सभी प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। और हेमंत भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम सभी उपस्थित हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम यहाँ आपकी बदौलत एकत्रित हुए हैं। तो मुझे लगता है जो भी हमारे प्रतिभागी हैं वो भी आपका धन्यवाद व्यक्त कर रहे होंगे, क्योंकि वो कैमरा तो नहीं ऑन कर से माइक बोल नहीं सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका धन्यवाद व्यक्त कर रहे होंगे क्योंकि उनको बहुत मदद मिल रही है। और आज हम देख ही रहे हैं, आज हमारे वक्त बता रहे थे कम से कम कि जो हमारे वक्त थे ये पिछले विगत वर्ष इनको भी बहुत सहायता मिली थी। तो आने वाले समय में भी जो हमारे प्रतिभागी उनको भी सहायता मिलने वाली है। और हम भी खुशी होते हैं जब आप में सुनते हैं कि आप लोगों को सहायता मिल रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप टेक्निकल रूप से जिस तरह से संभालते हैं, आपके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं है। और हमारे प्रतिभागी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि आप जुड़ते हैं तभी ये कार्यक्रम चल रहा है। यदि आप ना जुड़े तो हो सकता है कार्यक्रम भी ना चले। तो आपकी बदौलत ये कार्यक्रम है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में फिर से हम जुड़ेंगे आप सभी, तो उसकी सूचना आपको सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद, आभार। हेमंत भैया, और कोई बात रह गई हो तो आप बताएं। बस आपका धन्यवाद रह गया है कि इस कार्यक्रम को शुरू से एंड तक आपका और आशुतोष की वजह से इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से हम कर पा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप दोनों बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, मेरी ज़रूरत भी नहीं होती बिल्कुल भी। तो आप दोनों का जितना धन्यवाद दिया जाए कम होगा। इतने में ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आप कार्यक्रम को समाप्त करिए। जी जी।
हमारे वक्ता यदि कुछ कहना चाहें, कोई बात शेष रह गई हो तो एक बार उनको फिर से आमंत्रित है। कोई बात यदि लास्ट समय कहना चाहें, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त।